बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजिस के दरमियान तल्ख कलामी जो है वो क्यों हुई, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन आज के ये जो वीलॉग है, इस वीलॉग में आपके सामने ये रखूंगा कि ये जो तल्ख कलामी हुई है ये जो सुप्रीम कोर्ट में तो तकसीम है, इसके पीछे असल में वजह क्या है। सबसे पहले तो आपकी याद दहानी के लिए मुख्तसरन में ये बताता हूँ कि असल में ये जो तल्ख कलामी थी ये हुई क्या थी। तो नाज़रीन, स्टार्ट किस इस तरह से हुआ कि जस्टिस मकबूल बाकिर की जानिब से जो हुकूमती वकील दलाइल दे रहे थे उनसे ये कहा गया कि आप अपने जो दलाइल है वो मुख्तसर करें, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा हुकूमती वकील से ही कि आप जो है वो अपने दलाइल जारी रखें। इस पर क्या होता है कि जस्टिस मकबूल बाकिर की जानिब से दोबारा इस पर जवाब दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप मेरी बात में मुदाखलत जो है वो ना करें। ये जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो इनडायरेक्टली मुखातिब करके कहा गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है उन्होंने वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई रेस जो है वो नहीं लगी हुई। जिस पर दोबारा से जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो है वो रिप्लाई करते हैं और वो ये कहते हैं कि किसी खास वजह से ताखीर अगर कोई चाहता है तो वो एक अलहदा बात है। इस दौरान नाज़रीन, बेंच का हिस्सा जो जस्टिस सजाद अली शाह हैं उनकी एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि बार बार वकील को अगर टोकते रहे तो वो बेंच से उठकर जो है वो चले जाएंगे। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर दोबारा से ये कहते हैं, अगेन वो रिप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि उठकर तो वो भी जा सकते हैं। तो ये सारा मामला हुआ आज सुप्रीम कोर्ट पर और ये बात होने के बाद 10 मिनट का जो है वो वक्फा भी किया गया। आज के वीलॉग में नाज़रीन फयाज राय साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मतलब माजी में भी हमने कुछ आप डिस्कशन कर रहे थे कि इस तरह की कुछ साजिशें और इस तरह के वाकयात सामने आए, तो माजी में क्या हुआ और आज ये जो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसके बैक एंड पे इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने हमें वक्त दिया। देखिए, एक तो इस केस का जो बैकग्राउंड है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये सदारती रेफरेंस जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब के खिलाफ आया और जब उसका फैसला किया, जो है उस वक्त वो जो 10 रुकनी बेंच था उसमें से जो है वो जो जज थे, दो जो मौजूद जज साहबान थे जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर शाह थे, उन्होंने जो है वो एक इख्तलाफी नोट लिखा था। एक एक जो है वो इख्तलाफी नोट जस्टिस जिया अफरीदी की जानिब से सामने आया, लेकिन वो दूसरे मामले के मुतालिक था। ये जो दो मौजूद जज साहबान थे, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर शाह, इनकी जानिब से उन 7 मुअज़्ज़िज़ जजेस से इख्तिलाफ राय किया गया था जिन्होंने इस मामले को एफबीआर की जानिब भेजा था कि एफबीआर इसके ऊपर तहकीक करे और रिपोर्ट जो है वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराए। तो गोया ये जो रेफरेंस है ये रिजेक्ट तो सबने कर दिया था, लेकिन वो उन 7 से, जो बाकी जो 7 जजेस थे, उनसे इख्तिलाफ किया था इन दो मुअज़्ज़िज़ जो है वो जज साहब, और उनमें एक जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जी बिल्कुल, जस्टिस मकबूल बाकिर उनमें थे जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस सजाद अली शाह हैं, ये उन 7 जजेस के अंदर शामिल थे जिन्होंने ये कहा था कि मामले को जो है वो एफबीआर में भेजा जाए। तो एक तकसीम तो उस खैर से तकसीम इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मैं ये बात समझता हूँ कि जो अदालतों के फैसले होते हैं वो सही या गलत नहीं होते, बल्कि अदालतों के जो फैसले होते हैं वो कानूनी और गैर कानूनी होते हैं और कानून की तशरीह जो है वो हर जज खुद अपने हिसाब से करता है, यही जो है उसकी खूबसूरती है। तो उस वक्त ये इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ था, ठीक है, मतलब जो कि नॉर्मल बात है। हाँ, नॉर्मल बात है, लेकिन बहरहाल इसका बैकग्राउंड ये है कि एक वाज़ह तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, केस इतना लंबा चला है, वो कहते हैं कि जितना ज्यादा इंसान बोले उतना ज्यादा जो है वो आश्कार हो जाता है। जैसे कि जस्टिस काजी फाइज साहब भी बहुत बोले इसके अंदर, बेशुमार कानूनी माहिरीन की ये राय थी कि उनकी जगह अगर उनका वकील होता तो शायद ज्यादा बेहतर से केस प्रेजेंट करता। तो खुल के, जी तो खुल के जो है वो ये सारी सूरत सामने आई है। मतलब वाज़ह तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ खड़े हुए हैं जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मंसूर शाह, और बाकी जो 7 जो जजेस हैं वो दूसरी तरफ जो है उस बेंच के का हिस्सा थे जिन्होंने मामला एफबीआर में भिजवाने का कहा। फिर गुज़श्ता चंद दिन पहले जो एक और फैसला आया जिसके तहत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शोर हुआ कि अब जजेस की तादाद 5-5 हो गई है। 10 रुकनी बेंच में से 5 जो हैं वो जस्टिस काजी फाइसा के हमायती हैं और 5 जो हैं वो जो है उनके मुखालिफ हैं। लेकिन वो बेंच एक मुख्तलिफ था जिसने पहले फैसला दिया सदारती रेफरेंस वाला। ये जो नया 10 रुकनी बेंच बना है ये मुख्तलिफ है और अब जो
जो जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट थी वो ये हुई थी कि इन जजेस के अंदर से जो जस्टिस मंजूर मलिक, जो उन 7 मुअज़्ज़ज़ जजेस में शामिल थे जिन्होंने मामला एफबीआर भिजाने का कहा था, ठीक है, उन्होंने जो है वो जस्टिस मंजूर मलिक के मौक़िफ़ को लेके इस दफ़ा जो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए या जिस तरह से उन्होंने मामला देखा, उस उनको शामिल करके ये कहा जा रहा था कि अब ये जस्टिस मंजूर मलिक जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ हो गए हैं। अच्छा, सही, जस्टिस मंजूर मलिक के हवाले से ये जो रिमार्क्स और ये जो डिसीजन आया था, इसकी डेट थी 14 अप्रैल और 30 अप्रैल को इसी महीने की वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त भी अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था कि मामला अब ये तेजी से चलाने की कोशिश की जाएगी और जो जस्टिस काजी फाइज़ हैं या जो उनके हमायती जजेस हैं, वो ये कहेंगे कि जस्टिस मंजूर मलिक की मौजूदगी में जो है ये 10 रुकनी बेंच इसका फैसला करे, फैसला कर ताकि वो चांस ले सकें कि ये बेंच 5-5 का है या 6-4 का है। ठीक है, लेकिन आज वही उसका बैकग्राउंड वही है कि जब आप दलाइल दे रहे होते हैं, जैसे कि जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अच्छा खासा वक्त लिया और पूरा एक माह उन्होंने इसके अंदर जो है वो ज़ाया कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा भी कि उनके मामले को जो है वो लाइव दिखाया जाए टीवी चैनल्स के ऊपर। और अब जब हुकूमती जो है वो वकला की बारी आई है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो है उसके ऊपर दलाइल दे रहे थे, तो अब जब उन्होंने थोड़ा वक्त लगाना शुरू किया तो डेफिनेटली वो बैक एंड पे ये चीज़ तो मौजूद थी। मकबूल बाकर साहब ने कहा भी कि अगर किसी खास वजह से आप इसमें डिले करना चाहते हैं, तो एक माइंड जो है वो बेंच के अंदर जजेस ने अपना दिखा दिया है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनासिब बात है। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से ये दलाइल कंप्लीट हो और दूसरी ताकि मंजूर मलिक साहब के रिटायर होने से पहले 30 अप्रैल वो डेट है, उससे पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 28 अप्रैल तक फैसला आ जाए और मंजूर मलिक का जो मंजूर मलिक जो उनका मौका उसमें फाइज शामिल ईसा की तरफ हो गए थे। जी जी बिल्कुल, जिनके ठीक मतलब है, ये कहा जा रहा है, कहा जिनके जा मतलब ये कहा जा रहा है कि वो अब फाइज ईसा साहब की जानिब जो हो गए हैं। तो ये है वो सारा मामला और ये वो सारा बैकग्राउंड जिसको लेकर जो है वो ये तलखी भी पैदा हुई। बैक एंड पे ऊपर ये चीजें क्योंकि मौजूद हैं, वाज़ा तौर पे जहन अपना दे दिया है जजेस ने कि अब बिल्कुल वाज़ा है। मकबूल बाकर साहब बिल्कुल इससे और वाज़े वाज़े हैं। क्या चीज हो सकती जी है? बिल्कुल, मकबूल बाकर साहब वाज़े हैं कि वो उस तरफ हैं और जो है वो जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुनीब अख्तर सजाद हैं और अली शाह। जस्टिस सजाद अली शाह हैं, वो वाज़े हैं कि वो इस तरफ हैं। इसलिए बैकग्राउंड पे ये चीज़ें मेरे ख्याल में मौजूद थी। वक्फा भी शायद इसीलिए लिया गया कि वहाँ उन्होंने थोड़ी एक ब्रेक ली होगी कि शायद कूल कुछ डाउन लोग किया जाए कूल मामले डाउन को। किया जाए, मामला हाइपर हो गया। जहाँ तक माजी की आपने बात की, माजी में हमें ये नजर आता है 90 की दहाई के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे जब, तो उनकी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उस वक्त उसको कहा जाता था नवाज सजाद आइनी जंग। कुछ आइनी तरमीम जो है वो नवाज शरीफ लेके आए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी। फिर जजेस की तैनाती का मामला था, जो चीफ जस्टिस के इख्तियार थे उसके अंदर कुछ कमी करके पार्लियामेंट को दिए गए थे या वज़ीर आज़म को दिए गए थे। उस मामले के ऊपर फिर हुआ ये था कि उनके अपने जो ब्रदर जजेस हैं वो बड़ी तादाद में उनके खिलाफ हो गए थे और जो कोयटा रजिस्ट्री है, कोयटा बेंच है, वहाँ पे बकायदा सुप्रीम कोर्ट एक अलहदा से काम करना शुरू हो गई थी। एक बकायदा अदालत लगी थी, बल्कि इल्जामात भी लगे थे उस वक्त आईनी कानूनी माहिरीन की जानिब से कि जनाब अली जो उस वक्त के सदर रफीक तारड़ थे वो कोई बैग जो है वो लोग जो है वो लेके गए थे उन जजेस के पास, जिसके बाद जो है वो जजेस के अंदर इख्तलाफात जो है वो पैदा हो गए और जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ जो है वो एक मुखालफत हो गई। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो उससे मिलता जुलता नहीं है कि कोई इस वक्त जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त कोर्ट के अंदर जो है वो 16 मुअज़्ज़िज़ जो है वो जज साहिबान हैं और इस वक्त जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो चीफ जस्टिस हैं। फिर इस 10 रुकनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने अब आइंदा चीफ जस्टिस बनना है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अगर रहते हैं तो उमर अता बंदयाल के बाद वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। फिर एजाजुल एहसन साहब का नंबर है और फिर मंसूर अली शाह साहब आते हैं, जिनके मुतल्लिक ये जो है वो एक जाहिर हो गया, उनका भी मौकफ आ गया कि उन्होंने भी रेफरेंस को मुस्तरद करने के साथ साथ ये भी कहा था कि एफबीआर में मामले को ना भेजा जाए। अच्छा। उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये जिन दो साहिबान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दरमियान आज ये बहस भी होती है। इसमें जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस भी बनना है किसी वक्त जाके, ये डेट होगी गलबन 5 अगस्त 2025 की, जो हमें हमारी जो रिसर्च है वो हमें बताती है, जो फैक्ट एंड फिगर है सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है। जबकि जो जस्टिस मकबूल बाकर हैं वो इसी दौरान जो है वो 14 अप्रैल 2022 को तकरीबन एक साल बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये बैक एंड पे ये सारी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर कॉन्शियस लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, वो जो आपने माजी की जस्टिस सजाद अली शाह की एग्जांपल, चीफ जस्टिस साबिक एग्जांपल दी, तो जिस चीज़ के पीछे भी खास तौर पर मैं अगर हाथ डालूं रिसर्च करूं उस पर, तो नवाज शरीफ का किरदार जो है वो सामने आता है। तो कोई भी वाकयात इस तरह के हों तो साजिशें, तो मतलब आपने जो माजी का ये किस्सा बताया तो वाजे तो हो जाती है चीज़ कि साजिशें हैं। ये काजी फाइज मामला जो है, देखिए कंस्पिरेसी थ्योरीज तो खैर चलती रहती हैं। अब इसमें देखिए क्योंकि एक तो सदारती रेफरेंस से जो उनका मतलब इख्तलाफी नोट जो था वो मकबूल बाकर साहब ने लिखा और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल जो है
वो मामला उन्होंने जो है वो बंद करने के मतलब कहा था। वहां से लोगों ने फिर इसको लिंक करना शुरू किया हुदैबिया पेपर मिल, और फिर जिस तरह से उन्होंने मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी लगाई और फिर कहा कि इस मामले को डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगरचे उनके साथ उस वक्त बेंच में मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल थे उसके अंदर, लेकिन जस्टिस काजी फाइज से ही जो है वो ज्यादा मशहूर हुए। तो उसमें भी खैर, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल भी नवाज शरीफ की फैमिली से रिलेटेड एक केस था, तो इसलिए इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो जाती हैं। और बहरहाल नवाज शरीफ के मुतालिक ये बात है कि वो क्योंकि जो है वो इख्तियारात के ऊपर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल चाहते थे तमाम इदारों के, इसीलिए जो है वो उन्हें एक वक्त ये कहा जाने लगा था उस वक्त भी 90 की दहाई के आखिर में 1999 में, कि वो एक किस्म के आमरे मतलब जो है वो बन गए थे। वो गॉड फादर का भी कोई लकब जी बिल्कुल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें जो है वो गॉड फादर और सिसिलियन माफिया भी कहा गया, कि वो तमाम इदारों के ऊपर जो है वो, देखिए इदारे जो भी हैं उनकी एक अपनी इंटरनल खुद मुख्तारी होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकते, आप जो है वो पाक अफवाज के अंदर उस तरह से मुखालफत उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, या आप इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं कर सकते, या आप नैब के अंदर नहीं कर सकते। ये सारे आईनी कानूनी इदारे हैं मुल्क के। तो यकीनन जो है वो जो सरबराह है, जो एग्जेक्टिव पावर जिसके पास होती है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही है, लेकिन इदारों की अपनी एक दाखिली खुद मुख्तारी भी होती है। और बदकिस्मती से मियां नवाज शरीफ की जो इस हवाले से तारीख है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए लोग इन सारे मामला जो सारे मामले हैं उनको लिंक करते हैं। और खैर माजी में इस किस्म की मिसालें भी मौजूद हैं। माजी में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस किस्म के फैसले भी आए कि जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने जो है वो कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स भी कहा था। उन्होंने कैंगरू कोर्ट्स का खिताब दिया था कि शरीफ फैमिली के हक में फैसले आते हैं, उनके खिलाफ आते हैं। तो बहरहाल इस वैसे हवाले मुझे से माजी में मुझे वो जिस आपने कैंगरू कोर्ट्स की बातें कही ना, तो मैं भी आजकल इस तरह के चूंकि कोर्ट्स को कवर कर रहा हूँ तो मुझे वो सच ही लग रहा है। तो बहरहाल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो हर किसी की होती हैं और बहुत सारी पाई भी जा रही हैं। कुछ हकायक आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखे, बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और ये हकायक जानना जो है वो नाज़रीन आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आज के व्लॉग में इतना ही, मुझे और फैज़ल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।